नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पूनम अहमद जी की एक बहुत ही सुंदर रचना साफ सुथरा घर लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साफ सुथरा घर। 7 साल बाद मैं आस्था और जय के साथ पानीपत जा रही थी। इन 7 सालों में 1-2 बार मैं अकेली तो आई हूँ, पर इस बार दोनों की छुट्टियाँ थी तो मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई थी। दोनों किसी भी तरह आने के लिए तैयार नहीं थे, पर मैं ही जिद पर अड़ी रही। मुंबई में तो वो किसी भी रिश्तेदार के घर जाने को तैयार ही नहीं होते। धीरे धीरे सबसे करते जा रहे हैं। इस बार शैलजा दी की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही है। माँ ने भी कहा कि छुट्टियों में ज़रूर आ जाऊं। मुझसे 12 साल बड़ी हैं शैलजा दी। 2 बेटे विनय व अजय और बेटी तन्वी। तीनों के विवाह के बाद दी और जीजाजी घर में अकेले ही रहते हैं। विनय विदेश में कार्यरत है और अजय बेंगलुरु में, और तन्वी जयपुर में है। जीजाजी का बिजनेस सालों से पानीपत में ही जमा है, इसीलिए उनका तो कहीं और रहना असंभव ही है। तीनों बच्चे यदा कदा अपनी सुविधा अनुसार उनके पास आते जाते रहते हैं। माँ सहारनपुर में रहती है। शैलजा दी की अस्वस्थता के चलते यही उनके पास आती रहती है। बस इतना सा मायका है मेरा। माँ और शैलजा दी। पिताजी रहे नहीं और भाई है नहीं। कई बार हिम्मत करके पानीपत जाने का मन बना तो लेती हूँ, पर कभी खुश होकर नहीं लौटी हूँ मैं। हर बार यही लगता रहा है कि किसी अपने के घर नहीं, किसी सख्त वार्डन के घर कड़े अनुशासन और नियमों में रहकर लौटी हूँ। 7 साल पहले आस्था और जय मेरे साथ गए थे। दोनों ने उसके बाद जाने के नाम से ही हाथ जोड़ लिए। उनका कहना था, मौसी का घर है या किसी प्रिंसिपल का, कुछ छू नहीं सकते, अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकते, हमें तो बख्श देना माँ, आप अकेले ही जाना। बच्चों की इसमें गलती भी नहीं है, एक नशा सा है साफ सुथरे घर का। विनय व अजय को भी मैंने घर में ही खुलकर मस्ती करते कभी नहीं देखा था। ये तो आज्ञाकारी सीधे बच्चे ही रहें और आंख मूंदकर ही दी के निर्देशों का पालन करते रहें। कभी मस्ती का मूड होता तो उनका कमरा देखने लायक होता। बेतरतीब किताबें, उल्टा सीधा बिस्तर। दी चिढ़ चिढ़ कर घर सिर पर उठा लेती। मुझे आस्था और जय का स्कूल के बाद अपने ड्राइंग रूम का हाल याद आता तो हंसी आ जाती। एक बार दी मेरे पास मुंबई आई हुई थी। आस्था और जय स्कूल से लौटे तो उन्होंने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा। सोफे पर बैठकर शूज़ उतारे और थक गए। कहते कहते वहीं पसर गए। मैंने कहा, हाथ मुंह धो लो, लंच के लिए मौसी वेट कर रही है। तभी दी ने कहा, लंच तो बाद में हो जाएगा, चलो तुम लोग पहले अपना सामान संभालो। पता नहीं दी को क्यों इंसान के सुख और आराम से ज़्यादा घर के निर्जीव सामानों को ज़्यादा व्यवस्थित देखने की आदत है। कई रिश्तेदार उनके घर जाने के नाम से ही मुंह बनाते हैं। कई बार तो माँ ही परेशान हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी तो मैं वर्तमान में लौटी। वह उतरकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं आस्था और जय को देखकर मुस्कुराई तो आस्था ने कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया माँ, हमें साथ लाकर हमारी छुट्टियों में ही हमें सजा दे दी। जय भी शुरू हो गया, मम्मी पिछली बार तो मैं बुरी तरह परेशान हो गया था। शुक्र है 3 दिन ही रहना है, फिर तो नानी के पास चले जाएंगे। बस यही अच्छा है कि इस बार 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। पिछली बार तो 15 दिनों का पनिशमेंट यहाँ रहने का।
अभी गेट खुलते ही फरमान जारी हो जाएगा। सफ़र के शूज़ हैं, बाहर ही रखना। पहले नहा धो लो, बाथरूम के ही स्लीपर पहनकर जाना। गीला टॉवल तार पर सुखा देना। अरे, फ्लाइट से 2 घंटे में पहुंच गए हैं। सुबह नहा कर ही चले थे ना, कितने गंदे हो गए होंगे हम। उसका भुनभुनाना जारी रहा तो मुझे हंसी आ गई, पर मैंने डपटा, चुप रहो, खबरदार जो मेरी बहन का मजाक उड़ाया। काश पापा भी आते, वे हमारी परेशानी तो समझते। आप तो बस चुपचाप मुस्कुराती रहेंगी। अच्छा हुआ अनिल नहीं आए, अभी तो 2 ही हैं, फिर तीनों मेरी बहन के साफ सुथरे घर पर कमेंट करते रहते। टैक्सी ड्राइवर आ गया तो हम तीनों चुप हो गए। दी गेट पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। जीजाजी भी तैयार दिखाई दिए। जय ने दोनों के पैर छुए। दी ने हम तीनों को गले लगा लिया। शुरुआती कुशल क्षेम के बाद थोड़ी देर बैठकर जीजाजी ऑफिस निकल गए। आस्था और जय अपने शूज़ बाहर ही निकालने लगे तो दी ने कहा, रहने दो बच्चों, आ जाओ। तो हैरत का एक झटका लगा हम तीनों को। जय ने कहा, मौसी शूज़ गंदे हैं, हम सफ़र से आए हैं ना, फर्श गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, फिर साफ हो जाएगा। हम तीनों एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। हम तीनों फ्रेश होकर अपना अपना बैग संभाल ही रहे थे कि दी ने कहा, क्या कर रहे हो अभी से, आराम करो, कोई जल्दी नहीं है, पड़ा रहने दो। आस्था ने मुझे इशारा किया। यह मौसी को क्या हो गया है। घर में काम करने वाली राधा बाई के साथ मिलकर दी ने हमें बहुत प्यार से खिलाया पिलाया। उसके बाद तो मैंने उनमें जो परिवर्तन देखे, मेरे लिए अचरज की बात थी। दी तो ऐसी कभी नहीं थी, न कोई रोक टोक, न साफ सफाई की सनक। बच्चे तो रोक टोक खत्म होते ही मस्ती के मूड में आ गए थे। जय ने विनय के कमरे में अपना अड्डा जमा लिया था। जीजाजी सुबह शाम हम सब के साथ भरसक समय बिताते। कुल मिलाकर सब अच्छा तो लग रहा था, पर दी की आंखों में कुछ था जो मेरा मन दूषित कर रहा था। कुछ था उनके व्यवहार में जो मुझे कहीं छू रहा था। यहाँ आकर इतनी बेचैन तो मैं कभी नहीं हुई थी, तब भी नहीं जब सुबह से रात तक घर को साफ सुथरा रखने के निर्देश मिलते रहते थे। मुझे माँ के पास भी जाना था। जो कुछ भी था, जाने से पहले दी से जानना था। अनिल को भी बच्चों ने अकेले में दी के बदले व्यवहार की सूचना दे दी थी। जाने से पहले रात को डिनर के बाद आस्था और जय ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। जीजाजी थोड़ा टहलने गए थे। दी बच्चों के कमरे में थी। मुझे लगा कि देख रही होगी कि बच्चों ने कमरे में कितना सामान फैलाया है। मैंने सोचा जाकर कमरा ठीक कर देती हूँ और दी से बात भी कर लेती हूँ। दी चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उनकी पीठ थी मेरी तरफ। सामने जय की बुक बेड पर रखी हुई थी। मैं झुककर बुक उठाने लगी तो दी ने बेहद उदास स्वर में कहा, रहने दे वंजा, अभी बच्चों को फिर ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता है वंजा, तुझे क्या पूछना है। मैं चुप रही तो दी ने खुद ही अपना दिल मेरे सामने खोल कर रख दिया। तीनों अपनी राह चले गए हैं वंजा, उनकी अब अपनी दुनिया है। तीनों को याद करते करते पूरा दिन बीत जाता है। दी की आंखें बरसने लगी तो मेरा दिल भी उदास आंसुओं में डूबता चला गया। कमरे में फैला हुआ उनका सामान याद आता है। बिस्तर की एक एक सिलवट याद आती है। दिल चाहता है कि तीनों फिर आकर अपना सामान हर जगह फैला दे और अब मैं उन्हें कुछ ना कहूँ। मैंने अपने बच्चों को घर के सहज वातावरण से दूर रखा। बेचारे शायद मेरे स्वभाव के कारण कभी खुलकर जी ही नहीं पाए।
उनके घर जाती हूँ, देखती हूँ कि तीनों अपने बच्चों को उन बातों के लिए भूल कर भी नहीं टोकते जिनमें उनका बचपन शायद दबा रह गया। विनय ने तो कहा भी, माँ, मेरे बच्चे जैसे भी रहे, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। आखिर घर है, किसी सख्त वार्डन का हॉस्टल थोड़े ही है, न कोई शोरूम है। मुझे धक्का सा लगा था। यह क्या हो गया मुझसे? आज यह साफ सुथरा घर मुझे चिढ़ाता सा लगता है कोई बच्चा आए और सामान फैलाए, घर में थोड़ा बिखेरा कर दे, नहीं तो सच में किसी शोरूम की तरह जहाँ कोई चीज़ रख देती हूँ वहीं रखी रह जाती है। इधर से उधर कोई कुछ हिलाने वाला नहीं है अब। क्यों ऐसा हो जाता है? जब तक अपनी कमी पता चलती है इतनी देर हो जाती है। घर भले ही थोड़ा बिखर जाए, पर अब लगता है बच्चे तो हो आसपास। बहुत याद आती है तीनों की। दी की आंखें लगातार बरस रही थी। वंजा, यह साफ सुथरा घर आज मुझे बहुत खाली लगता है। मैं क्या कहती, मेरी भी आंखें भीग चली थी। बस एक ख्याल ही आया, एक बार जाने के बाद वक्त कभी नहीं लौटता, बस यादें रह जाती है। दरवाजे पर चुपचाप खड़े आस्था और जय की आंखें भी नम हो गई थी। तो कैसी लगी आपको पूनम अहमद जी की सुंदर सी रचना साफ सुथरा घर? मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।